सो नेक्स्ट इस अपनी साइक्लिक अप्रोच में मैंने पांचवा पिलर रखा है फुल लेंथ टेस्ट का। अब लास्ट टाइम ये मिस्टेक मेरे से हुई थी। अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। जब तक आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ोगे यू कैन नॉट इम्प्रूव। मेरी मिस्टेक क्या थी, फुल लेंथ टेस्ट मैंने कम दिए थे। टीयर 1 के तो मैं बता रहा हूँ मैंने 3 या 4 ही फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर आ गया क्योंकि वहाँ पे मैं सेक्शनल ज़्यादा फोकस कर रहा था। मेंस में भी दिया मैंने करीब 15 के करीब फुल लेंथ टेस्ट दिए, लेकिन वो एकदम लास्ट फेज में आके दिए। और फिर वहाँ पे ना सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट दे पा रहा था मैं, ना उनको एनालाइज कर पा रहा था, ना उससे मतलब लर्न कर पा रहा था, वो बस प्रैक्टिस टेस्ट दे पाया मैं। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने अपनी अप्रोच में, अपनी साइकिल में पांचवा कंपोनेंट डाला है फुल लेंथ टेस्ट का। तो यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया है, 2 टेस्ट होंगे एट मैक्स। देखो जो जो अपने रूल है अपने आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैंने अपने हिसाब से लिख लिया है। फुल लेंथ टेस्ट के मैं 2 मॉक करूँगा एट मैक्स। एक मॉक तो करूँगा ये टेक्स्ट बुक का हो गया, ओलिव बोर्ड का हो गया या पंडित का हो गया। इन 3 के मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे हैं। इन 3 में से जो इनका वीकली वाला होता है एक करना है। अब वो एक टेस्ट करने में आपको करीब करीब 4 घंटे लग जाते हैं। कई लोगों को डाउट आता है कि यार 1 घंटा में टेस्ट कर लिया, क्या मैं सिर्फ 1 घंटा ही रिवाइज करके इसको, मतलब क्या मैं सिर्फ टेस्ट के लिए 2 घंटे दे दूं और मैं सीख भी जाऊं? तो उसका आंसर है बिग नो। मतलब आप 1 घंटे टेस्ट करने के बाद अगर उसको सीख के उसको एनालाइज करके उस पर इम्प्रूव करके काम करना चाहते हैं तो उस पर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे जैसे आप टाइम देते रहोगे तो वो टाइम कम हो जाएगा, लेकिन वो टाइम 1 घंटा, मतलब ये जो 4 घंटा स्टार्टिंग में लिखा है मैंने, ये 2 घंटे से नीचे तो कभी भी नहीं आ रहा है, और 2 घंटे भी आएगा आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन बेशक मेरे को कितनी टेस्ट देने की प्रैक्टिस हो, स्टार्टिंग के स्लॉट्स में मैंने साइकिल के स्टार्ट में 4 घंटे टाइम रखा है। जब थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ा फ्लो बन जाएगा, तो ये 4 घंटे 3 घंटे में हो जाएगा, 3 घंटे 2.5 घंटे में हो जाएगा। एक्सपीरियंस से मेरे को लग रहा है 2.5 घंटे से कम तो तभी हो पाएगा जब टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान आए। मतलब टेस्ट ही एकदम आसान आ गया बच्चों वाला तो फिर तो 1 घंटा करके आधा घंटे में रिवीजन हो जाती है। अब टेस्ट अच्छा आया तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है उसमें। मॉक 2 के लिए मैंने क्या स्लॉट में क्या रखा है, ये जो MTS, CPO या CHSL इनके प्रीवियस ईयर पेपर, ये रखने का कारण क्या है, क्योंकि अभी CGL के अपन टीयर 1 वाले तो मैं क्योंकि FLT क्यों नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सेक्शनल में मैं टीयर 1 वाला करने वाला हूँ। मतलब सेक्शनल्स जो भी मैं प्रैक्टिस करूँगा चारों सब्जेक्ट्स के, वो मैं टीयर 1 वाले ही CGL के क्वेश्चन करूँगा। अब क्या फ़ायदा वो टीयर 1 वाले प्रैक्टिस करके अब फिर से मैं CGL के टीयर 1 दूंगा, तो इससे और कुछ होगा नहीं, खुद को धोखा दूंगा। वहाँ पे मेरा स्कोर 170 आता रहेगा, कॉन्फिडेंस एकदम खाम खाई में फेक कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही बार बार करता रहूँगा तो क्या फ़ायदा उनका करने का। तो उसके लिए मैंने ये वाला मॉक 2 के लिए अपने लिए ये 3 पेपरों में डिसीजन लिया है कि इन 3 में से मैं एक पेपर करूँगा। बड़ी मतलब फ़नी बात कह लो, आयरनी बोल लो, कुछ बोल लो, MTS का पेपर टीयर 1 का CGL के पेपर से बहुत ज़्यादा बेटर आता है। CPO का तो अच्छा ही लगता है काफ़ी, एक सिलेक्शन पोस्ट का भी आता है, वो पेपर भी अच्छा है, तो वो भी आप चाहो तो डाल सकते हो। तो एक मॉक दूंगा मैं SSC का PYQ, लेकिन वो PYQ टीयर 1 का CGL का नहीं रखना है। अब ये काफ़ी जो अभी अगर कोई एस्पिरेंट ये सुन रहा है, आई एम 100% श्योर काफ़ी लोग आप ये गलती करोगे। गलती क्या है, सेक्शनल भी टीयर 1 का CGL का करोगे और मॉक भी टीयर 1 का CGL का करोगे, फिर इससे मॉक में आपके आएंगे नंबर अच्छे 170 160 आएंगे, मतलब 150 के नीचे तो नहीं जाएंगे। और जिस दिन पेपर आएगा फिर उस दिन आपको एकदम रियलाइज होगा कि पेपर इतना आसान नहीं लग रहा है जितना आपको टीयर 1 वाले पेपर लग रहे थे घर पे। कारण यही है क्योंकि वहाँ पे देखे देखे क्वेश्चन आप बार बार करते रहते हो तो मार्क्स इन्फ्लेट हो जाते हैं कई बार हमारे। ये गलती रिक्वेस्ट करूँगा आप भी ना करना। मॉक्स में कम नंबर आना कोई बुराई नहीं है, बल्कि मॉक्स में एवरेज नंबर रहना ज़्यादा अच्छा रहता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता अब तक। अगर मॉक्स में आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं ना तो भी दिक्कत है, ज़्यादा गंदे नंबर आ रहे हैं तो भी दिक्कत है। एवरेज नंबर कितना है, 140 से 160। अगर आपके मॉक्स में 140 से 160 आ रहे हैं, जो मैंने मार्क्स रेंज वाली
डिस्कशन किया है। अगर आप डिसेंट स्कोर कर रहे हैं 150 के अराउंड, बहुत अच्छा स्कोर है, उससे ऊपर भी जाने की ट्राई मत कीजिए और इंश्योर कीजिए 130 से नीचे भी ना हो। तो फुल लेंथ टेस्ट का मेरा ये रहेगा मेन। और यहाँ पे मतलब मैंने कई बार क्या रियलाइज़ किया, मतलब ये एटलीस्ट मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ हुआ था, तो उनके साथ जब हम डिस्कस करते थे तो ये चीज़ रियलाइज़ की। जैसे क्या होता है, कई बार आप एक मॉक कर लेते हो और उस मॉक को ना एनालाइज कीजिए, लेकिन बहुत बार आपका एक मॉक किया और आपके नंबर कम आ गए, तो गुस्से में आके लोग रिवेंज मॉक करने लग जाते हैं। रिवेंज मॉक क्या, मान लो 125 नंबर आए, खुद का ईगो हर्ट हो गया हमारा कि यार 125 कैसे आ सकते हैं, मेरे तो 150 आने चाहिए थे। तो इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग कि 125 क्यों आए, आप पानी पी के आते हो और एकदम हाई गुस्से में बोल लो, मोटिवेशन में बोल लो, एक और मॉक करने लगोगे। लेकिन वो जैसे आप मॉक करने लगोगे, आधे घंटे में आपकी एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाएगी और फिर वहाँ पे फिर से मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, बस टाइम वेस्ट कर रहे हो और क्वेश्चन को बस खाम खाई में स्क्रॉल कर रहे हो। तो रिवेंज मॉक्स कभी नहीं करने हैं हमें, मतलब दिन में 2-2 3 दिन मॉक करना इज यूजलेस एज पर मी, एटलीस्ट इस स्टेज पे। अब आपको अलग अलग लोग भी मिल जाएंगे जो आपको सजेस्ट कर देंगे दिन में 3 मॉक कर लीजिए, 2 कर लीजिए, अच्छा लगे तो आप वो वाला कर सकते हो, वो आपकी अपनी कॉल होगी। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दिन में आपको अभी स्टार्टिंग में एक मॉक से ज़्यादा कभी नहीं करना चाहिए। एक मॉक करो, उसको जस्टिफाई तरीके से एनालाइज करो, कम नंबर आ जाए तो गुस्से में आगे दूसरा मॉक उठा के मत बैठो, वरना जिसने उठा के देख रखा है प्लीज़ कमेंट करके बताना दूसरे मॉक में फिर मतलब क्या फ़ायदा रहता है आपके लिए। और मॉक्स के लिए मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं डिजिटल नोट्स का इस्तेमाल करूँगा। अब ये भी मेरे फ्रेंड की ही अप्रोच है, मैंने लास्ट टाइम इसका इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं किया था, उसने किया था। एटलीस्ट टीयर 1 में तो एकदम छप्पर फाड़ के नंबर आए थे, टीयर 2 में थोड़ी सी गलती रह गई, मतलब गलती उनसे भी हुई, गलती मेरे से भी हुई। तो हम ट्राई कर रहे हैं अपनी गलतियों पे काम करने का। बस किस्मत यूँ थी, मेरी गलती के साथ साथ मैंने जीएसओ में टिक कर रखा था, उन्होंने जीएसओ में टिक नहीं किया था, ऑल्दो टीयर 1 में मेरे से ज़्यादा बेटर नंबर थे उनके, और जीएसओ में अगर उन्होंने टिक किया होता पक्का उनका मेरे को सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि टीयर 1 में तो अच्छे नंबर थे उनके, मतलब टीयर 2 में के पेपर 1 में अच्छे नंबर थे, पेपर 2 में डिसेंट स्कोर चाहिए था, एक एवरेज स्कोर से भी जीएसओ में उनकी टॉप 100 में रैंक होती। उनकी जो ये अप्रोच थी डिजिटल नोट्स वाली, ये मैं आपकी बार इस्तेमाल करने वाला हूँ फुल लेंथ टेस्ट के लिए। देखो डिजिटल नोट्स में अब बाकी जो सब्जेक्ट है ना, जीके, रीजनिंग, इनके सेक्शनल के लिए डिजिटल नोट्स मतलब मेरे को नहीं लगता मैं इतना इस्तेमाल कर पाऊँगा, क्योंकि वो वाले जब मैं स्लॉट में कर रहा हूँगा तो अपने, जब मान लो रीजनिंग का अगर मैं सेक्शनल कर रहा हूँ तो रीजनिंग के मेरे नोट्स मेरे साइड में रखे होंगे, तो अगर मेरे को रीजनिंग का कुछ काम का चाहिएगा तो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लूँगा। लेकिन जब मैं फुल लेंथ टेस्ट को एनालाइज करूँगा तो मैं चारों सब्जेक्ट के नोट्स लेके साइड में नहीं बैठ पाऊँगा अपने, तो मैं उनको डिजिटल नोट्स में या तो स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे मैं अपना एक प्राइवेट ग्रुप बना लिया हूँ 1 मेंबर का, जिसमें मैं अकेला हूँ, तो जो भी स्क्रीनशॉट लेके जीके का नोट्स वहाँ पे डाल लिया, मैथ का वहाँ पे डाल लिया, रीजनिंग का उसमें डाल लिया, वो कर लेंगे। या टेक्स्ट बुक में एक ऑप्शन होता है क्वेश्चन सेव करने का। अब कई बार लोग क्या ट्राई करते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है बाकी एस्पिरेंट्स का, कि उनको ना क्वेश्चन थोड़ा सा भी डाइसी लगे, ऑल्दो उनका ठीक भी हो गया है लेकिन इररेलेवेंट, मतलब बस डर के कारण कि ये क्वेश्चन मेरे को आना चाहिए, उन्होंने ठीक किया लेकिन फिर भी वो मार्क फॉर रिव्यू करके उस क्वेश्चन को सेव कर लेते हैं। वो हरकत बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने क्वेश्चन ठीक कर लिया है ना तो उसको तो सेव बिल्कुल नहीं करना आपको। इसका नेगेटिव क्या रहता है, जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना उन नोट्स को, उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे तो आपको 500-600 इतने ज़्यादा क्वेश्चन हुए मिलेंगे, हिम्मत ही नहीं होगी वो करने का। तो ये होता है डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट। एक टाइम पे आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक चीज़ अच्छी लगी, आपने भाग के उनको अपने नोट्स में डाल लिया, भाग के उसको सेव कर लिया, वो हरकत नहीं करनी है। थोड़ा सा लॉजिकली सोच के चीज़ों को सेव करना है ताकि फ्यूचर में बल्क ना हो और रिवीजन हो पाए। तो आपको फुल लेंथ टेस्ट में क्या क्या रूल लगाने चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, अगर इसका डाउट है तो मैंने एक पहली वीडियो बनाई है आर्ट ऑफ स्किपिंग करके, वहाँ पे मैंने अपना पेपर डिस्कस किया और वहाँ पे मैंने क्या क्या रूल लगाए, क्या क्या नहीं लगा पाया, वो पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया है टीयर 1 के लिए, वो देख लीजिए। मतलब मैं खुद भी उन रूल को फॉलो करूँगा
तो आई होप चीज़ें आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेंगी और चीज़ें समझ आ रही होंगी जो मैं ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। मतलब ये वाली मेरी अप्रोच रहने वाली है। यू ऑल आर फ्री, जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सबका अलग अलग मेथड होता है। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट। मेरी जो ये साइक्लिक अप्रोच है इसका जो छठा कंपोनेंट है ये है रिवीजन का। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो मैंने पिछली बार काफ़ी अच्छे तरीके से नेगलेक्ट किया। उसकी मैं कोई जस्टिफिकेशन भी देना चाहूँ दे सकता हूँ, लेकिन एक लाइन में बोलूँ तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। रिवीजन का स्लॉट सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो अभी अब अपन ये साइकिल डिस्कस कर रहे हैं ना, साइकिल में अपन ने जीके पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, एफएलटी कर लिया। तो इसके लिए मैंने क्या डिसाइड किया है, 2 या 3 साइकिल होने के बाद मैं चौथी साइकिल पे आने से पहले इंश्योर करूँगा जो बाकी 3 साइकिल का जो मैंने पढ़ा है ना वो बैठ के रिवाइज करूँ। अगर 3 साइकिल हो गई है और मैं वो रिवाइज करे बगैर चौथी साइकिल पे चल पड़ रहा हूँ तो मुझसे बड़ा मूर्ख दुनिया में नहीं है। ये रूल मैंने खुद के लिए बनाया है। आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा शाने हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं है सीजीएल में, तो माय फ्रेंड यू आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज। समझ आएगा आपको बाद में। तो मैं समझ चुका हूँ, अपने लिए रूल एकदम लकीर वाला रूल है, लिख लिया है। 3 साइकिल के बाद तो रिवीजन करनी ही करनी है। तो एक और चीज़ जो हमें ये साइकिल में समझनी है, मॉडिफिकेशन। जैसे अभी हम इनिशियल फेज में हैं, ये समझना, ये 3 फेज है। ये साइकिल अलग अलग फेज में अलग अलग स्पीड पे हमें चलानी पड़ती है। कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक अभी हम टॉपर्स वीडियो देख लेते हैं, टॉपर स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, तो वो कह देते हैं हमें ना एक दिन में ही मैंने चारों सब्जेक्ट पढ़ लिए और एक फुल लेंथ टेस्ट कर लिया। जनरली वो लोग अपने एकदम पीक फेज की बात कर रहे होते हैं, पेपर से 10 दिन 15 दिन 25 दिन पहले वाला फेज होता है। और जो नया एस्पिरेंट है वो वाला फेज को सोच के अपनी स्ट्रैटेजी बनाने लगते हैं और वो ट्राई करते हैं कि हम भी इनिशियल स्टेज में ही एक ही दिन में चारों सब्जेक्ट पढ़ ले। देखो भाई, एक दिन में चारों सब्जेक्ट को ईमानदारी से जस्टिफिकेशन के साथ पढ़ना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, अभी बता दे रहा हूँ। जो भी आप ये वीडियो बाकी की स्ट्रैटेजी देखते हो, बस उसमें मतलब वो लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो बस जो मैसेज है वो थोड़ा मिसअप्रोप्रिएट हो जा रहा है। वो अपने जो अपनी स्ट्रैटेजी की लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं और वो चीज़ें हम लगा लेते हैं अपने इनिशियल फेज में। मैंने भी ये गलती की थी, अब समझ आया जब, क्योंकि पूरी साइकिल से निकल गया कि इनिशियली आप नहीं कर सकते, ये काम पॉसिबल नहीं है। तो इनिशियल फेज के लिए जो ये मेरे साइकिल का है, ये प्लान क्या है, ये साइकिल के 6 कंपोनेंट है। तो मैं 3 दिन में एक साइकिल करूँगा और एक साइकिल में यहाँ पे जो अपन एफएलटी भी दिख रहा है, 2 एफएलटी नहीं हो पाएंगे इनिशियल में, एक ही एफएलटी हो पाएगा, या तो वो मॉक वाला हो पाएगा या वो पीवाईपी वाला हो पाएगा। तो 3 दिन में एक साइकिल करनी है विद 1 एफएलटी। 6 दिन में 2 साइकिल हो जाएंगी। 7वां दिन बफर डे रखना है। कई बार हम ये गलती करते हैं, जो ये बफर डे है ना, ये कंसेप्ट तो मतलब डायरी में होता ही नहीं है हमारी। हमें लगता है हम लगातार पढ़ते रहेंगे, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन वो 10 दिन पढ़ाई होती है और फिर आप एकदम मतलब फ्यूल ख़त्म, और फिर 11वें 12वें दिन एकदम जीरो पढ़ाई, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा दी होती है उसमें कि 10 दिन बाद आपको लगता है अब मैं क्या करूं। और जो ये अगर कोई होलिस्टिक प्लान ना हो ना, जैसे मैंने अभी बनाने की ट्राई की है, आई विल रिक्वेस्ट आप भी अपना ऐसा कुछ प्लान बनाइए। तो होलिस्टिक प्लान नहीं होता तो 11वें 12वें दिन जब आपका एनर्जी लो होती है और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो 13वें दिन आपको समझ नहीं आता अब मैं कहाँ से चालू करूँ, और यू आर अगेन लॉस्ट। तो इनिशियल फेज के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, 3 दिन एक साइकिल विद 1 एफएलटी, 6 दिन में 2 साइकिल, 7वां दिन बफर डे। क्योंकि रोबोट नहीं हूँ भाई, यहाँ पे भी गलतियाँ हो सकती है, कुछ इमरजेंसी आ जाए, कुछ काम हो जाए, थोड़ा बफर रखना चाहिए। और आपने साइकिल ईमानदारी से फॉलो कर लिया, 2 साइकिल बफर डे में,
थोड़ा कम पढ़ लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, आधा दिन थोड़ा एंजॉय कर लो, क्या बुराई है। मतलब मज़े भी लेने हैं ज़िंदगी में, अब यूँ नहीं है, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड को रेस्ट देना है हफ्ते में आधा दिन, तो अगर वो ज़रूरी पड़ता है अगर आपने पूरा हफ्ता मेहनत से पढ़ाई की है। अब आप पूरे हफ्ते मेहनत से नहीं पढ़ोगे, फिर आधा दिन क्या, फिर तो आप पूरे हफ्ते रेस्ट ही दे रहे हो, तो उसमें तो मतलब ये डिस्कशन कोई काम का नहीं है। ये वाला काम आएगा अगर आप हफ्ते में ईमानदारी से पढ़ रहे हो, तो 7वें दिन आधा दिन या पूरा एक दिन रेस्ट देने में कोई बुराई नहीं है, ज़रूरी है वो। फिर आता है एक्सेलरेटेड फेज। अब इसमें क्या होता है, ये जनरली जो पेपर है ना उससे 40 दिन पहले चालू होता है। मतलब किसी का 30 दिन पहले चालू होगा, किसी का 50 दिन पहले। तो इसमें 2 दिन में अपने को ये साइकिल कंप्लीट करनी है। मतलब 2 दिन में अपने को जीके का भी पढ़ना है, रीजनिंग का पढ़ना है, इंग्लिश का पढ़ना है, मैथ का पढ़ना है। 2 दिन में चारों कंपोनेंट पढ़ने हैं। तो अगर एग्जांपल बताऊं तो देखो, जीके और रीजनिंग 8 घंटे इफ़ेक्टिव स्टडी बहुत ज़्यादा होती है एक दिन के लिए। इफ़ेक्टिव स्टडी बोल रहा हूँ मैं, किताबों पे 8 घंटे बैठोगे तो 5 घंटे भी इफ़ेक्टिव नहीं आते। अब वो आपको डिसाइड करना है आप इफ़ेक्टिवली कितना पढ़ रहे हो, टाइम पास कितना कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कितना कर रहे हो, इररेलेवेंट चीज़ कितनी पढ़ रहे हो, या किताबों पे बैठ के फ़ोन कितना चला रहे हो। वो आप खुद के जज हो, मैं अपना जज हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं एक्सेलरेटेड फेज में 2 दिन में एक साइकिल टारगेट करूँगा। तीसरे दिन मैं 2 FLT करूँगा। देखो स्टार्टिंग में अभी मैंने क्या बताया था कि FLT दिन में 1 करना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रह जाओगे और आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आपके नोट्स बनने चालू हो गए, मैथ के आपके 60-70% टॉपिक्स के नोट्स बन चुके हैं, रीजनिंग के तो 2-3 साइकिल में बन जाएंगे, इंग्लिश के तो नोट्स है ही नहीं, जीके के आपने रिवाइज कर लिए हैं। तो एक्सेलरेटेड फेज में तीसरे दिन आप 2 FLT कर सकते हो आराम से। कंडीशन अप्लाइड, सुबह आपने मान लो 8 से 9 एक FLT किया, तो फिर 9 से 2 बजे तक में उसको आराम से एनालाइज किया, कूल ऑफ किए। फिर 2 से 3 मतलब फिर 3 से 4 दूसरा FLT किया, और फिर शाम तक उसको रिवाइज किया, एनालाइज किया। तो यूँ दिन में 2 FLT होंगे। अब कई बार मतलब जैसे बाकी एस्पिरेंट से भी बात करके पूछा, मतलब समझ आया, उनका डाउट क्या रहता है कि यार हमने दिन में 2 FLT कर लिए, फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। भाई नहीं मिलेगा, 2 FLT कर लिए ना, फिर पढ़ नहीं पाओगे तुम। अगर तुमने 2 FLT करके उनको रिवाइज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, मोर देन इनफ है उस दिन के लिए। इतना भी पुश मत करो, क्योंकि ये वाला हरकत हम क्यों करते हैं, हम ना शॉर्ट टर्म गोल्स तो रख लेते हैं एकदम बड़े बड़े, और लॉन्ग टर्म गोल्स पे अपन ध्यान नहीं देते। तो हम शॉर्ट टर्म में तो एकदम ओवर एस्टिमेट करते हैं और ट्राई करते हैं कि शॉर्ट टर्म में सब कुछ हो जाए, और लॉन्ग टर्म को अपन बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये साइकिल है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर आप ये साइकिल ऐसे कुछ आप बनाते हो, और मैं 8 साइकिल है ना, ये 8 बार एक बार कंप्लीट करके देखो, 1 महीना लग जाएगा आपको एक बार करने में, 8 बार करने में। लेकिन जब ये 8 बार आप कंप्लीट कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म कितना ज़्यादा इफेक्टिवली आप पढ़ सकते हैं विद प्लानिंग। शॉर्ट टर्म एकदम बर्स्ट में पढ़ने की ट्राई मत कीजिए, 2-3 महीने का टाइम दीजिए एटलीस्ट खुद को, और ढंग से तैयार करके पेपर को फोड़िए। तो एक्सेलरेटेड फेज में मैंने 2 दिन रखे हैं, एक साइकिल। तीसरे दिन 2 FLT करूँगा, तो 6 दिन में मेरी 2 साइकिल हो जाएंगी कंप्लीट। 7वां दिन यहाँ पे भी बफर डे रहेगा। तो एक्सेलरेटेड फेज मान लो 50 दिन पेपर से पहले चालू करो, मतलब मेरा तो मानना है मैं तो 30 दिन पहले चालू करूँगा, तो पेपर से 30 दिन पहले चालू करना है, और 10 दिन पहले नेक्स्ट फेज पे आना है। तो 20 दिन में 3 वीक है, 3 वीक में मेरी यहाँ पे करीब करीब 6 साइकिल का ये अभी प्लान है। इस तरीके से जब आएगा तो देखते हैं कैसे अचीव हो पाएगा। तो बस ये आपको आइडिया देने के लिए कि इनिशियल फेज में फाइनल स्टेज वाली पढ़ाई करने की ट्राई मत कीजिए, खाली एनर्जी ड्रेन होगी, टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, बैकलॉग आती रहेगी, और वो चाहिए भी नहीं अभी। ये एकदम लास्ट का जो लास्ट के 10-15 दिन होने वाले हैं तैयारी के, ये वो वाला फेज होता है जब आपका सिलेबस भी हो चुका है, आपकी रिवीजन भी हो गई है। तो अब एक दिन में 2 कंपोनेंट्स जो ये है ना, अब एक दिन में आपने जीके पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, और एक FLT कर लिया। अगले दिन आपने इंग्लिश पढ़ लिया, मैथ कर लिया, और एक FLT कर लिया। तो इस तरीके से आप 2 दिन में
2 FLT कर लोगे और साइकिल भी कंप्लीट कर लोगे। देखो जो अपना स्टार्टिंग के फेज में था 3 दिन में आप 1 साइकिल कर रहे हो और 1 FLT कर रहे हो, एंड फेज में वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। ये बस समझाने के लिए है। ये एंड वाला फेज स्टार्टिंग में रेप्लिकेट मत कीजिए, डिसअपॉइंटमेंट और नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, बैकलॉग्स मिलने वाली है। अब कुछ एस्पिरेंट होंगे जो ये वाला ऐसा कुछ फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन वो एकदम अपनी प्रिपरेशन के एकदम इनिशियल स्टेज में है। तो जो ये इनिशियल फेज है ना, इसको आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। जो ये 3 डे पे मैंने 1 साइकिल बोली है, इसको आप 4 डे पे 1 साइकिल कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि आपको अलग अलग कंपोनेंट्स पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जैसे अभी मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था, मतलब उसने पूछा मुझसे कि जैसे परमार सर का GK 3.0 का बात कर रहे थे हम, तो मैंने सजेस्ट किया कि अगर तूने कुछ नहीं पढ़ रखा है ना तो 3.0 के लेक्चर देख लीजिए, काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि 3.0 के लेक्चर किनको देखने चाहिए? जिनको GK का 0 नॉलेज है। मतलब मैं नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ सीधा PDF से पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी GK पढ़ चुका हूँ। लेकिन अब आपने कभी GK पढ़ा नहीं है तो 3.0 वाले लेक्चर देखने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आपको 3.0 वाले पेड नहीं लेने हैं तो अंडरस्टैंड SSC पे करके उन्होंने चालू कर रखा है, जो फ्री वाले लेक्चर है वो यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, तो आप वो वाला भी देख सकते हैं। तो 3.0 वाले वो लेक्चर देखो। अब उसने पूछा वो कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैंने कहा कि मान लो बायो का तुमने एक लेक्चर है या केमिस्ट्री का एक लेक्चर है, एसिड बेस एंड सोल्ट, तो उसकी PDF उठाओ, सर की वीडियो को 2x पे करके देखो और PDF को पढ़ो। कह रहा है इसमें तो 1 घंटा लग जाएगा। भाई 1 घंटा तो देना पड़ेगा ना। अब 10 मिनट की क्या स्ट्रेटेजी बताए कि 10 मिनट में तुम्हारी PDF कैसे हो? भाई नहीं होगी। 1 घंटा तो बहुत कम बोल रहा हूँ, 1.5 घंटा भी लगेगा स्टार्टिंग में, 2 भी लग जाएंगे आपको। और हो सकता है एक बार समझना है उसको, फिर से रिवॉच करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। मतलब दिक्कत कब आती है? जब एकदम आप स्टार्टिंग जो प्रिपरेशन की एकदम इनिशियल फेज में हो और आपको एकदम सुपर फास्ट बनना है। नहीं होता भाई, टाइम देना पड़ेगा। इनिशियल फेज के भी आप लेफ्ट में हो तो स्टार्टिंग में आपको इस इनिशियल फेज में आना पड़ेगा। मैं खुद पिछली बार अटैम्प्ट दे चुका हूँ, इतने टाइम से पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी इनिशियल फेज को मैं 3 दिन से पहले कंप्लीट करने की सोच भी नहीं रहा, क्योंकि पता है अगर इसको भी फास्ट करूँगा कुछ नहीं होगा, बस एनर्जी ड्रेन होगी। और जो ईमानदारी से बैठ के अभी बेसिक चीज़ें पढ़ने का टाइम है वो चीज़ मैं मिस कर दूंगा। और फिर इसको लास्ट में आगे क्या दिक्कत होने वाली है मेरे को, अगर मैं स्टार्टिंग में सिर्फ टेस्ट के पीछे लगा रहूँगा तो लास्ट में आके ना मेरी रिवीजन तो होंगी नहीं। जो पिछली बार मेरे साथ गलती हुई वही सेम हो जाएंगी कि मैं बस प्रैक्टिस करता रहा लेकिन प्रॉपर रीडिंग नहीं हुई है, रिवीजन नहीं हुई है। ये आपको काफ़ी एस्पिरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम मिलेगी। मतलब इसका अगर रियलिटी में एग्जांपल बताऊं तो रियलिटी में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे, और ये होता भी है कि यार मैं मॉक्स करता रहता था पूरे उन्होंने 4 महीने मॉक्स किए हैं। मॉक किया, अगला मॉक किया, प्रैक्टिस कर करके वहाँ पे तो नंबर आ जा रहे थे लेकिन पेपर में नंबर नहीं आए। क्योंकि क्या होता है कई बार आप ना मॉक्स करते हुए और एक ही कोचिंग के अगर मॉक्स रिपीटेटिवली करते रहते हो, लाइक टेक्स्ट बुक के करते रहे, तो उनके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आपको एक बार उस क्वेश्चन में दिक्कत आई थी, दूसरी बार उस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको उसका आंसर याद हो जाएगा। तो इससे आपके नंबर तो इन्फ्लेट हो जाएंगे, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना वो नहीं आ रही। तो स्टार्टिंग में मॉक्स के पीछे दौड़ने से ज़्यादा बेटर है सेक्शनल पे कमांड कीजिए और कोर चीज़ों को पढ़िए, और यही सॉल्यूशन है। जो भी लोग अभी ये वेंडर चेंज से डर रहे हैं कि वेंडर चेंज हो गया तो क्या होगा, ये वही डरेंगे जो शॉर्टकट के पीछे भाग रहे होते हैं और जो बैठ के कोर चीज़ें हैं वो पढ़ना अवॉइड करते हैं। तो ये वाली पूरी स्ट्रेटजी मैंने अपने लिए बनाई है। इसमें से जो आपको कंपोनेंट अच्छा लगे यू आर फ्री टू इनकलकेट इन योर स्ट्रेटजी। अच्छा ना लगे तो मेरी कोई स्ट्रेटजी एकदम यूँ तो है नहीं, रामबाण है। जो अच्छी लगे आप उस हिसाब से अपना बना के ट्राई कीजिए और पेपर को फोड़िए। थैंक यू वेरी मच। अगर यहाँ तक कोई सुन रहा है, सुनने के लिए। FLT कैसे करना है, रूल ऑफ स्किपिंग क्या है, ये समझना है, जानना है
तो जो वीडियो अभी पॉपअप होगी उसको देख लीजिए। आई एम श्योर FLT तो आपका वो कम से कम उससे सुधरवा देगी। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।